हे एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉपिट। आपको पता होगा कि ये जो पार्ट है ये लास्ट पार्ट होगा मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 और ये ग्रेड है 12 वेक्टर अलजेब्रा। आपको पता होगा कि हमने अब तक सभी सारे क्वेश्चंस किए एनसीईआरटी में। अगर आपको ये बात नहीं ज्ञात थी तो प्लीज़ उसको जानिए। पीछे के पार्ट्स में सारे वीडियो पूरे पीछे के सारे वीडियोस में सभी तरह के क्वेश्चंस को लगाया गया है, तो उसको जाके देखिए। और अगर आपको आता है और यहीं जंप करना है तो यहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट पार्ट में मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा था। तो एनसीईआरटी की जो बुक मेरे पास है यानी पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड करी है, उसमें यहाँ पे सी डॉट डी वैक्टर लिखा है जो कि एक पिछले क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो इंटरनेट के थ्रू पाया कि यहाँ पे कई लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी लिया हुआ है। तो मैं इसको यही अज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी जो मेरे पास है उसमें यहाँ पे ये लिखा होता है सी डॉट डी इक्वल टू 15। अब जो भी हो, सॉल्व तो करना ही है। तो सोल्यूशन करते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पुराना जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट देखना है तो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए। उसके इंट्रो में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हर हर शुरुआत एक्सरसाइज के इंट्रो में मैं उसके थ्योरी को बता देता हूँ और बीच में फिर बताता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्यूशन वीडियोज है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ए बी सी जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं। ओके, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब क्या है ये नहीं पता, वन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। तो कोई भी वेक्टर अगर किसी तीन वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, ये जेड एक्सिस में बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि सभी एंगल इक्वल है, थ्री डायमेंशनल के हिसाब से सोचिएगा, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं, मतलब मान लेते हैं कि एक प्लेन में एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है। इसका एक्स वाले पार्ट से, इसका एक्स वाले से एंगल जो बन रहा है, इसका वाई से जो बन रहा है, इसका जेड से जो बन रहा है, ये तीनों एंगल इक्वल है इस वेक्टर का। और वो वेक्टर कौन सा है? ए प्लस बी प्लस सी। और हमें ये प्रूव करना है कि सभी इक्वली इंक्लाइन पर है। इसका मतलब कि हमें प्रूव करना है कि लेट सपोज थीटा 1 है, थीटा 2 है और थीटा 3 है, ये तीनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। यानी कि जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का ए वेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो अगर थीटा 1 है और दूसरा थीटा 2 है, तीसरा थीटा 3 है बी वेक्टर और सी वेक्टर से, तो ये तीनों क्या है? इक्वल इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अब हमें इसे करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी हैं। अच्छा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये होता है कि आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी जीरो होगा और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी क्या होगा? जीरो होगा। जीरो वेक्टर नहीं, जीरो होगा, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है। तो अगर वो जीरो होगा, ये तो एक बात हमें पता है। इक्वली इंक्लाइन के लिए हमें एंगल निकालना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्यों हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे? कोई फायदा नहीं है उसका। तो हम कहते हैं कि ए वेक्टर का अगर हम डॉट लेते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो वो होता क्या? वो होता ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू द एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा 1। मैंने अभी कहा कि ए वेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा 1, है ना। तो इसको यहाँ थीटा 2 लिख रहा हूँ, यहाँ अंदर थीटा 1 लिख रहा हूँ। तो क्या है ये? थीटा 1 है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड दी सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज थीटा 1, सो कॉस ऑफ दैट एंगल। अब हमें पता है अगर हम इसको डॉट लेते हो तो ए डॉट ए क्या होगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। तो इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, आप आराम से समझ लीजिएगा। प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, मैं कॉपी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आप समझ गए, मैंने कॉपी पेस्ट किया, पर मैं अभी टाइम बचा रहा हूँ। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज जीरो। किसी का भी डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर से जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि एंगल जो होता है, अरे क्या बोल गया मैं, सॉरी सॉरी, वन होता है, क्या ही बोल गया, ये तो वन होता है। ए डॉट ए उसी वेक्टर का सेम से, अगर यूनिट वेक्टर है तो वन होता है, और अगर वो सेम है तो वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। मिसकंसेप्शन, माफ कीजिएगा। तो डॉट प्रोडक्ट कॉस जीरो वन होता है, तो ये हो जाएगा जीरो और ये भी हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? अरे ये गिवन है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 जीरो होता है। तो ए डॉट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट मॉड ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए तो निकालते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉड ए का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब कि बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड लेना है और उसका स्क्वायर है। इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा दिस इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
इंटू कॉस ऑफ द एंगल। अब आपको पता है ये एक यहाँ पे एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा वन। अब थोड़ा अपनी बुद्धि लगाइए, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि यूनिक है, मतलब ये सेम एक्सप्रेशन ही रिपीट हो रहा है। बताए कैसे? देखिए साइक्लिक एक्सप्रेशन है बेसिकली। देखिए क्या है, ये बी डॉट सी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बी वेक्टर के साथ डॉट लेते तो कॉस ऑफ थीटा टू हो जाता, समझिए। अगर यहाँ पे बी वेक्टर के साथ डॉट लेते तो कॉस ऑफ एंगल थीटा टू हो जाता, यहाँ बी वेक्टर हो जाता। फिर यहाँ पे बी डॉट ए होता जो कि जीरो हो जाता, यहाँ बी डॉट बी आता जो कि बी का स्क्वायर हो जाता, यहाँ भी बी रहता, यहाँ से बी स्क्वायर बी बन जाता। तो कुल मिला के ये तो हमें समझ में आ चुका है कि चाहे हम कुछ भी कर लें, इन दी एंड यहाँ पे ए की जगह बी हो जाएगा सिंप्लीफाई होके। तो अगर हम इस साइक्लिक एक्सप्रेशन का फायदा उठाएं तो हम बस ये लिख सकते हैं, सिमिलरली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल रिजल्ट इन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा टू एंड, बिल्कुल सही है, आप सोच रहे हैं सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा थ्री। तो आप एक बात पाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे थीटा वन लिखता तो क्या होता, वो कॉस इनवर्स होता। पर आप एक बात ध्यान से देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, magnitude of b and magnitude of c are equal, they are all equal, or denominator same है, denominator is same, so this means that this is actually the same expression. These three expressions are not different expression, they are the same expressions. क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड का जो न्यूमिनेटर है वो सब एक ही चीज के बराबर है। किसके बराबर है इससे मतलब नहीं है, वो x से मान लेते हैं, और डिनोमिनेटर भी सबका सेम है, तो लेफ्ट अगर सेम है तो राइट भी तो सेम होगा। तो फ्रॉम we know that this is equal to this is equal to this, hence from 1 to 3, consider that this is your second expression, this is your third expression, you can say that cos of theta 1 is same as cos of theta 2, जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, is equal to cos of theta 3, which implies अरे cos सेम है तो theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3. This is हमें जिसे प्रूव करना था, समझ गए? तो theta 1 theta 2 theta 3 क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, यहां मैं मिस कर गया था उसके लिए सॉरी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो नहीं होता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ जीरो होता है जो कि 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ये कह रहा है प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट दिस इज इक्वल टू दिस, तभी होगा जब ए और बी परपेंडिकुलर हो। अच्छा, तो करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। पहले एलएचएस लेते हैं, आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। सिंपल लॉजिक है, तो क्या ही नहीं हो रहा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अभी बताया, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है लेकिन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, प्लस यहां पे सिमिलरली बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब अगर इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म के बराबर होना है तो दिस टर्म हैज टू बी जीरो। फॉर दिस टू बी इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 times a vector dot b vector should be equal to 0. This implies this is possible if and only if 2 times a vector dot b vector is 0. This implies if and only if a vector dot b vector is 0. पर ये बोला गया है कि a वेक्टर खुद जीरो नहीं होगा और b वेक्टर भी खुद जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है. So indirectly this means that this is if and only if possible if a vector is perpendicular to b vector, since a vector is not equal to 0 vector and b vector is not equal to 0 vector. अगर ये जीरो हो जाते तो ऑब्वियसली जीरो हो सकता था, that was obviously a chance, but नहीं हो रहा. तो एक ही रास्ता है कि cos थीटा जीरो हो जाए, which is this implies, यहाँ लिख सकते हो if and only if cos of theta is 0, which implies theta should be 90, और if and only if theta is equal to 90 degree और a is perpendicular to b. कुछ भी लिख दीजिए, अपनी इस लिखने की स्टाइल है वो, तो ठीक है. लॉजिक तो सबको समझ में आ ही चुका है, समझ गए. नेक्स्ट करते हैं. अच्छा, आप आ गए हैं MCQs, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b इज पॉजिटिव ओनली व्हेन. कब होगा पॉजिटिव? चलिए एक बार बताइए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता क्या है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ठीक है, आपको कॉस का ग्राफ पता है ये होता है कॉस थीटा का ग्राफ. आपको पता है ये जीरो होता है, यहाँ 90 होता है क्योंकि ये 90 पे जीरो होता है. फिर ये पाई होता है, पाई पे -1 होता है. फिर ये क्या होता है, पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 होता है. इस तरीके से ये मूव करता है और ये 2 पाई होता है. अब आपको बोला गया है कि a डॉट बी पॉजिटिव कब होगा. तो ये पॉजिटिव, देखिए ये तो टर्म हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म. क्यों? अरे दिस इज द मैग्नीट्यूड, सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव किसको अब होना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज a डॉट बी इज पॉजिटिव व्हेन cos ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द रेंज कि वो 0 से पॉजिटिव होगा. देखिए एक तो ये रीजन है और 2 पाई से पहले के लिए एक ये रीजन है. अब हमें सिर्फ ऑप्शन में मैच करना है कि इसे कौन वाला चाहिए. ठीक है, तो आप देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 हो, क्योंकि पाई बाई 2 पे 0 हो जाती है इसलिए, और 0 इसमें इक्वालिटी लगी हुई है. एंड थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 पाई. यही दो हैं रीजन जो एक उसके 0 से 2 पाई के रीजन में लाई करते हैं. ऑब्वियसली रिपीटेशन तो होते ही फिर. तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करते हो दिख रहा है? बी वाला ऑप्शन आई गेस, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 वाला मैच कर रहा है. सो दिस इज अवर आंसर. मैंने ये क्यों निकाला? देखिए हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हर बार ऐसे नहीं सजा हुआ मिल सकता है. कई बार हो सकता है कि वो ये वाला लिख देता ऑप्शन में, तब आप क्या करते? तब आप आधा ज्ञान लेके जाते क्या सोल्यूशन से? ऐसा नहीं सिखाना मुझे. तो इसलिए मैंने आपको पूरा समझाया कि उसको आप समझिए कि दो जगह पॉजिटिव हो सकता था वो. ठीक है, आपको ये बात बताई गई है कि कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों जगह पॉजिटिव देता है वैल्यू. तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट यही तो होता है 270 डिग्री के बाद, है ना. तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है 0 से पाई बाई 2 में. ये वाला ऑप्शन यहाँ मैच कर गया. अगर ये वाला ऑप्शन भी एग्जिस्ट करता मान लेते तो ये भी टिक हो जाता, तो 2 टिक हो सकते थे. हो सकता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब की बार ये दे देते तो भी सही हो जाता. ठीक है, तो प्लीज इसको समझिएगा कि दोनों हो सकते थे. और चलिए फिर आप समझ गए हैं तो फिर नेक्स्ट करते हैं. Let a and b be two unit vectors and theta is the angle between them. ठीक है, then a plus b is a unit vector. अच्छा, वो कह रहा है कि a plus b एक यूनिट वेक्टर है. मैंने बहुत पहले से ये बात बताता आ रहा हूं कि जब भी आपको कोई यूनिट वेक्टर बोलता है इसका मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है, तो कोई भी वेक्टर अगर x है एंड इट इज सेड दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 1. तो अगर आज ये a प्लस बी लिखा हुआ है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इक्वल टू 1 कर दीजिए. ऐसा करने से होगा क्या कि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते. हाँ, इसको सॉल्व नहीं कर सकते. क्या सॉल्व करेंगे? नहीं कर सकते ना. डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते. क्रॉस नहीं लगा सकते.
तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी, वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आप इसमें क्या करिए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। ये तो कर सकते हैं, ये तो कोई मना ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे मैंने अभी गलती करी थी, याद है कि किसी भी दो वेक्टर का जब आप डॉट लेते हो तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देता है। क्यों? क्योंकि ए इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम आता है, जो कि होता है 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाता है 1, तो ये मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो पुराने वाले लॉजिक से। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अभी किया था ना इसको, तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। अभी करते हैं, इसको करते हैं, फिर ये हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये आपको पता है कि 2 टाइम्स ए डॉट बी हो जाता है। अब तो आपको सिखा चुका मैं, ये ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है। अब हमें क्या करना है, सुनिए बात को ध्यान से। ये एक और हमने थ्योरी पढ़ी तो हमने ये नहीं देखा क्वेश्चन जब पढ़ा कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, ए एंड बी दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस का इज ऑल्सो 1 का स्क्वायर एंड दैट 1 इज ऑल्सो 1। सही है। अच्छा, इसमें 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 1 से कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर magnitude of b vector into the angle between a and b, into angle between a and b, which is theta. I assume it as theta always. So now it will be equal to 1 minus 1 0, so minus 1. So basically this is now 1 dot cos theta equals to minus 1 by 2. मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है that it has been given to me that this and this both are unit vectors. तो ये इंफॉर्मेशन में फीड किए जा रहा हूं सब जगह, समझ रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मुझे फीड करनी है सब जगह बस। अब देखिए यहां से क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, कॉस थीटा माइनस हाफ। अब रुक जाइए, जल्दीबाजी नहीं करिएगा, पहले एक बार देखते हैं इसमें क्या लिखा था, ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जब एंगल क्या होगा तो करते हैं, कॉस थीटा माइनस हाफ है। आपको पता है कि कॉस जो होता है वो एक तो यहां पॉजिटिव होता है और एक यहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, सही बात है। तो इसका मतलब मुझे पता है अगर ये पॉजिटिव हाफ होता, यानी ये निगेटिव, अभी निगेटिव है तो यहां पे निगेटिव होगा, पाई से नीचे में निगेटिव होगा, 0 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ठीक है। और साइकिल कंप्लीट होती है तो 2 पाई भी आ जाएगा। तो अभी आप समझिए इस बात को, ये है कॉस, यहां निगेटिव है, यहां पे निगेटिव है, तो मुझे पहले यहां पे निकाल लेता हूं मैं, फिर पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना, थीटा याद रखिएगा, थीटा डिफरेंट है, अल्फा लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी आप समझ रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए ये पता है कि कॉस 60 डिग्री पे हाफ होता है, कितने पे हाफ होता है, कॉस 60 डिग्री पे हाफ होता है। तो वी नो दैट कॉस पाई बाय 3 इज हाफ, सो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 विल बी माइनस हाफ। अभी बताया ना आपको मैंने कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई 3 पे होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 पे वो वैल्यू होगी माइनस हाफ, और वी कैन से दैट थीटा इज 2 पाई बाई 3, थीटा इज 2 पाई बाई 3, ठीक है। आप इसी में चेंज करके लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे प्लस हाफ करके यहाँ पे लग सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस समझाने की एक कोशिश कर रहा था इस वाले पार्ट से, इसलिए मैंने उसको थोड़ा चेंज किया, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, तो विच इज द डी ऑप्शन इन दिस आंसर। सिर्फ समझाने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, कुछ गलत या सही नहीं है, मैं जस्ट समझाना चाहता हूँ कि कैसे माइनस हाफ आ रहा है, लॉजिक क्या है, उसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो, ठीक है। तो थीटा हो गया 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये मैंने बताया था कि जब कभी भी आप आई वेक्टर का क्रॉस करते हो आई वेक्टर से तो वो 0 आता है। क्यों आता है, क्योंकि साइन ऑफ 0 आता है, साइन 0 डिग्री होता है, साइन थीटा आता है ना इसमें, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है, तो वो 0 हो जाता है। लेकिन जब आप आई क्रॉस जे करते हो
तो वो के वेक्टर होता है, और जब आई क्रॉस के करोगे हाँ तो वो गलत हो जाएगा। देखो इसको समझने के लिए आपको साइक्लिक वाला याद रखना है, ये वाला क्या सीखा था, हाँ ये सीखा था कि आई क्रॉस जे के होगा, लेकिन अगर मैं आई क्रॉस के करूंगा तो माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि हम उसको अपोजिट साइड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल वेक्टर का, वो निगेटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट करता है। किस तरफ पॉइंट करता है, निगेटिव एक्सिस की तरफ। आपको पता है एक जो होता है ये, इसको बाहर की तरफ ऐसे रखा गया है, आई जे और के। इसी वजह से क्या होता है, जब आप ट्रेवल करते हो आई क्रॉस जे, तो वो तो पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। जब आप स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो ऊपर जाता है, तो आई क्रॉस जे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब आप आई क्रॉस के करोगे, समझ रहे हो बात को, तो आप ऐसे जा रहे हो, इधर घुमा रहे हो। पता नहीं मेरे इमेज की वजह से कैमरे में उल्टा आ सकती है फोटो, लेकिन आप समझो आप क्या कर रहे हो, आप आई से के की तरफ जा रहे हो। तो जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो वो उल्टी जा रहा है, जे नहीं जा रहा है, वो पॉजिटिव जे नहीं जाता, वो माइनस जे जाता है, निगेटिव की वाई एक्सिस जाता है। ठीक है, तो के क्रॉस आई होता तो वो पॉजिटिव जे होता। ठीक है, और आई डॉट आई आपको पता है क्या होगा, आई डॉट आई 1 होगा। अभी मैंने बताया था ये चीज, क्योंकि कॉस 0 डिग्री आएगा जो कि 1 होता है। आई डॉट आई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ दिस। तो चलिए शुरू करेंगे। आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर कैप के कैप, और सब यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कैप लगा हुआ है ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। जे क्रॉस के, यहां से ध्यान दीजिएगा, जे क्रॉस के ऐसे देख सकते हैं, जे क्रॉस के आई आता है, जे क्रॉस के क्या आता है, आई आता है। अच्छा, आई क्रॉस के, अभी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, माइनस जे होता है। ठीक है, आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, फिर ये मैं इसको रिमूव कर देता हूं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू रिमेंबर, जस्ट आप सिर्फ इतना रिमेंबर करो। ठीक है, इसके बाद प्लस आई डॉट आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के तो आई हो गया, आई क्रॉस जे इसके, तो ये हो जाएगा के डॉट के। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आई डॉट आई अभी बताया 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, लेकिन माइनस लगा है तो पीछे -1 हो जाएगा। के डॉट के भी 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। सिंपल, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, पर यहाँ पे एरर होने के चांसेस होते हैं अगर आपको ये कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो ये प्लीज इससे याद रखिए। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं आई जे के में तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज कोई भी चीज मूव करेगी, यानी अगर मैं के क्रॉस जे करता तो वो माइनस आई हो जाता, प्लस आई नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाता है। ठीक है, तो अभी क्या मैंने बोला कि बाहर की तरफ आती है एक्सेस तो पॉजिटिव होती है, तो जब मैं के क्रॉस जे करूंगा ना तो मैं ऐसे जाऊंगा, और जब मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरा वेक्टर इधर जाएगा, नॉर्मल वेक्टर स्क्रू रूल से या राइट हैंड रूल से। तो वो जब उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं बल्कि निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा, जो कि माइनस आई है। ठीक है, इसी वजह से ऐसे इसको कन्वेंशन दिया गया है समझने के लिए। ठीक है, कन्वेंशन समझ के रखिएगा। तो नेक्स्ट करते हैं, एंड यू नो व्हाई आई एम हैप्पी, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर एंड ऑल्सो दिस एक्सरसाइज ऑफ कोर्स, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। और मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, सोच सकते हो आप, पूरा वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, नहीं कि हवा में उड़ा दिया, कुछ हवा में उड़ा दी मतलब वो, लेकिन बता के, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल समझा के सुकून से एक्सप्लेन किया है, जितना भी आप करो। क्या ही बोले, मतलब ठीक है, फ्री की चीज़ है तो वैल्यू नहीं होती है, पैसे ले लूंगा इसके तो हो जाएगी वैल्यू, जैसे मैं वेदांतु में लिया करता था, है ना। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस व्हेन थीटा इज इक्वल टू। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बेसिकली चेक करना चाह रहा है कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया, बस। चलिए, इसका होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। नॉर्मल वेक्टर नहीं आता है तब जब आप मैग्नीट्यूड लेते हो, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दिस इज वाई वो नहीं आता मैग्नीट्यूड लेते समय। अगर ये मैग्नीट्यूड नहीं लिखा होता तो आ जाता। यहाँ रिस्पेक्टिवली इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है, इसलिए लगाया गया है। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम ये श्योर नहीं होते थे कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा तो निगेटिव भी दे सकता था, आंसर दे सकता था ना, हमें क्या पता था। लेकिन प्रॉब्लम हमने ये सीख लिया कि जो थीटा है ना वो 0 से π/2 के बीच में फंसा रहेगा, इसने ये बाउंडेड कर दिया इसको, क्योंकि ये पूरा टर्म पॉजिटिव दे रहा है, बस। ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे समझिए। ठीक, चलिए
तो ये क्या हो जाएगा, अब ये ए बी तो दोनों साइड से चले जाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक ही एंगल है जिसके लिए दोनों एंगल इक्वल होते हैं 45 डिग्री। हाँ, साइन बाय कॉस लिख लीजिए, आप मैथमेटिकली प्रूव कर दीजिए। साइन बाय कॉस 1 है, इसको इधर भेज दीजिए, इक्वल टू 1 लिख दीजिए। टैन थीटा 1 है, और ये तभी होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, π/4 हो जाए, विच इज अवर आंसर। सो दिस इज दी आंसर नंबर बी। सो बी इज π/4। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। 14 से 19 आज सॉल्व किए थे। 14 से 19 कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। हमेशा जब भी माइनस करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको 14 से 19 के बीच में काउंट करना हो नंबर, तो 19 माइनस 14 प्लस 1 करना होता है। प्लस 1 इसलिए क्योंकि आप 14 से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, समझ रहे हो। नहीं तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 19 में से 13 क्वेश्चन हटा दो, तो कितने बचेंगे, 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो कई बार हम इसे गलत लिख लेते हैं, हम सोचते हैं 5 है, 5 नहीं होता, 5 + 1 होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले हम चालू करेंगे अपना 3D चैप्टर, 3D ज्योमेट्री। वेक्टर हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियोस में बहुत अच्छा लग रहा हो, कि आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छे से दे रहा हूँ। और अगर आपको ये बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ डिसलाइक करना शुरू करिए वीडियो को, लाइक करने का कोई मतलब नहीं है फिर। और बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जो आपको करना हो, चैनल में सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वो आपकी इच्छा है। नहीं करना है तो नहीं करिए, देखिए, बंद करिए, जाके अपने क्वेश्चन लगाइए, छोड़ दीजिए, हटाइए, क्या ही फर्क पड़ता है। टीचर आपसे फालतू सा तो कर ही रहा है, काम करता रहेगा, उसको मोटिवेशन की जरूरत थोड़ी है सब चीज़ों से, उसको थोड़ा अच्छा लगता होगा, है ना। तो आपको बातों से अच्छा लगता है ना, मुझे काम से अच्छा लगता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।